हम देखना शुरू कर चुके हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर BBA रिटेलिंग BRL 7 स्टोर ऑपरेशंस पार्ट 1। इसमें 8 सवाल होंगे, 8 में से आपको कोई 5 करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। अब ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ चॉइस होगी या इंटरनल चॉइस होगी, या क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में। तो ये 2 से ज़्यादा या 2 में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है। ठीक, तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, बेसिकली 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लोगों से पूछा गया है कि स्टोर ऑपरेशंस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड कंसर्न्स ऑफ रिटेल ऑपरेशन इन मॉडर्न रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी स्टोर ऑपरेशंस होते हैं, स्टोर में जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, वो एक एक्सीलेंट ओवरव्यू देते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, और उसमें जितने भी कंसर्न्स होते हैं उसको कैसे डील किया जाता है। राइट, चलिए। सो टिपिकली व्हेन वी यूज द टर्म स्टोर ऑपरेशंस, दे आर रेफरिंग द मोस्ट ऑफ द फंक्शंस एंड जॉब्स इन स्टोर। हम जब भी नाम ले रहे हैं ना स्टोर ऑपरेशंस, तो इसका मतलब क्या है? स्टोर के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं। अब ये छोटे बड़े मिला के कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। हाउ द टर्म्स ट्रांसलेट फॉर इंडिविजुअल ऑपरेशंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्टोर। अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसके जो फंक्शंस होंगे वो थोड़ा सा डिफ़र करेंगे किसी एक बिग ब्रदर कंपनी यानी कि बड़ी कंपनी से। राइट, क्लियर। सो और इनके जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होंगे उसका भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब है हिरार्की ऑफ जो पर्सनल्स हैं स्टोर के अंदर, उनकी कितने लोग काम कर रहे हैं, उनमें क्या इनको क्या क्या अथॉरिटीज़ मिली हुई है, क्या क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसका जो चार्ट होगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग होंगे तो उनका छोटा सा चार्ट बनेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे चार्ट अलग तरीके का बनेगा। सो रिटेल ऑपरेशन कैन एनकम्पास एवरीथिंग, कि कैसे एक डेली डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल स्टोर को चलाया जाता है। राइट, अच्छा, अगर हम शुरू से सोचना शुरू करें तो जैसे हम लोकेशन चूज़ करते हैं ना, सबसे पहले कोई दुकान खोलनी है, कहाँ दुकान खोलेंगे भाई, क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितने रुपए का बेचेंगे, है ना, कब तक चलेगी दुकान, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच कर चलते हैं। राइट, तो पहले हम सोचते हैं स्टोर का लोकेशन, डिज़ाइनिंग, देन थिंक अबाउट द स्टोर प्लान्स, ऑर्डर एंड एडजस्ट कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे लंबे समय के लिए। राइट, क्लियर। इसके बाद हम लोग प्राइस सेट करते हैं, आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं। राइट, लाइटनिंग और अरेंजमेंट सेट करते हैं, साइंस वगैरह यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे हम ना स्टोर के अंदर काम किए जा रहे हैं, तो स्टोर के अंदर होने वाले सभी कामों को स्टोर ऑपरेशन कहते हैं बेसिकली। राइट, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाएगा स्टोर ऑपरेशंस क्या है। स्टोर ऑपरेशंस आर द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड इनसाइड अ रिटेल स्टोर। ओके, चलिए। सो इन लार्ज रिटेल बिजनेसेस सम ऑफ द फंक्शंस में फॉल आउटसाइड। हो सकता है कुछ जो फंक्शंस हैं वो बाहर से करवाए जा रहे हो, मतलब आउटसोर्स करवाए जा रहे हो भाई। ठीक है, क्लियर। तो अब स्टोर बड़ा है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स तो खुद नहीं ला सकते ना, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट, ये काफ़ी बड़े बड़े डोमेन हो जाएंगे अगर रिटेल स्टोर की बहुत सारी मल्टीपल चेन्स हैं तो इसीलिए बड़े रिटेल बिजनेसेस में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो थर्ड पार्टी से कराए जाते हैं, आउटसोर्स कराए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए किसी और को दे दिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए किसी और कंपनी को दे दिया। राइट, क्लियर। चलिए, आप लोग ये सारी बातें समझ पा रहे हैं विद्यार्थियों? Am I clearly audible to everyone? पक्का? Yes, sir. That's awesome guys, that's awesome. चलिए, so हम लोगों ने ब्रिक एंड मोटार स्टोर सुना, ब्रिक एंड मोटार स्टोर सुना हुआ। ब्रिक एंड मोटार स्टोर का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टोर्स। राइट, फिजिकल स्टोर्स जिनको जाकर हम विजिट करते हैं और वहाँ से फिजिकली सामान खरीद लेते हैं। बट इंक्रीजिंगली पीपल ब्लर द डिस्टिंक्शन इवन रेफरिंग टू ऑनलाइन स्टोर्स। हम अगर
रिटेल स्टोर की बात करें तो आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ब्लरी लाइन आ गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में। रीज़न क्या है कि ऑनलाइन स्टोर्स भी काफ़ी सारी सर्विसेज लेकर आ गए हैं, जिससे हमें अब ज़्यादा मतलब डिफरेंस तो वैसे है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस अब हमको देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो ये थोड़ी सी ब्लरी लाइन आ रही है यहाँ पे। तो कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सवाल में पूछा भी गया था कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एक एक्सेलेंट ओवरव्यू दे दिया हमने ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एंड कंसर्न्स ऑफ स्टोर ऑपरेशंस इन मॉडर्न रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओवरव्यू कर देते हैं इनके बारे में। डिज़ाइन, किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर डिज़ाइनिंग जो होता है वो एक क्रिटिकल पार्ट होता है, राइट, कि कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अब इसके अंदर यूज़ करते हैं आर्ट एंड साइंस दोनों का, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कौन से प्रोडक्ट या कौन से प्रोडक्ट का डिस्प्ले कहाँ करना चाहिए, किस अरेंजमेंट में लगाना चाहिए, प्लानोग्राम की सेटिंग किस तरह से रहेगी। ये सारा का सारा फंक्शन हम लोग डिज़ाइन के अंदर सेट करते हैं। दूसरा है कस्टमर सर्विस। अगर हम स्टोर ऑपरेशंस देख ही रहे हैं, स्टोर के अंदर होने वाले सभी फंक्शंस को देख रहे हैं, तो स्टोर सर्विस को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। कस्टमर्स में नॉट ऑलवेज बी राइट, बट दे आर ऑलवेज द कस्टमर। ओके, हो सकता है कि कस्टमर आपके हमेशा सही ना हो, जो कि एक बात सही है भी, लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि वो आपके कस्टमर्स हैं। ओके, क्लियर। सो विद द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आप आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, और आपके कुछ शॉर्टफॉल एरियाज़ है ना, शॉर्टफॉल एरियाज़ मतलब जहाँ पे आप थोड़ा लैग कर रहे हो, थोड़ी कमी आ रही है, जैसे कन्वीनियंस ऑफ प्राइसिंग, है ना, पॉजिटिवनेस या पर्सनलाइज कस्टमर सर्विसेज। तो ये जो कस्टमर सर्विस वाला एरिया है आपका, यहाँ पर आप थोड़ा विन कर सकते हैं अगर कुछ कुछ चीज़ें लैग करती भी हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर थोड़ा सा पैसा कहीं ज़्यादा ले भी लिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस मिले तो हम उस पैसे को इग्नोर कर देते हैं अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड। ओके, अगला कंसर्न हमारा है, ये फंक्शन नहीं है, ये कंसर्न है कि कैश फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल्स, इस तरह की कुछ कंसर्न्स हमारे पास आते हैं रिटेल ऑपरेशंस को जब हम फंक्शन करवाते हैं, तो लाइक रिटेल ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो सो स्टोर्स का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, राइट। स्टोर नीड्स टू केयरफुली डिफाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर दीज एरियाज़ जहाँ पे कैश फ्रॉड या इंटरनल कंट्रोल के मामले आते हैं। तो इन एरियाज़ को हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखकर, और फिर हमें इन्हें डिज़ाइन करना चाहिए। और डिज़ाइन का मतलब है कि सिर्फ आउटर लुक नहीं, इंटरनली फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, इस तरह से भी। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली बॉटम लाइन को इम्पैक्ट कर देंगे फिर। नाउ प्रोडक्ट इन्वेंट्री। प्रोडक्ट इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना सामान रखा हुआ है बेचने के लिए। जैसे कोई दुकान चला रहे हैं हम, तो कितना सामान रखा हुआ है अपने पास। ऐसे ही किसी स्टोर के अंदर वेयर हाउस होते हैं, इन सभी वेयर हाउसेस के अंदर जितने भी डे टू डे लाइफ में हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं अपने रिटेल स्टोर में, ये हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, और इन्हीं स्टॉक्स को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होती है टू सेल, राइट। ओके, सो इफ़ अ प्रोडक्ट डज सेल वेल, द स्टोर इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री। अगर कुछ प्रोडक्ट जो है कुछ ज़्यादा बिक रहा है तो उसको ज़्यादा भर लोगे ना अपने पास। इट में साउंड सिंपल, लेकिन सुनो, जो ज़्यादा बिके उसको ज़्यादा रख लो, सिंपल है कि नहीं। लेकिन पता लगा कल को ट्रेंड ख़त्म हो गया अचानक से, तो क्या करोगे। कभी सोचा इस बारे में। कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, खूब बिक रहा है, जैसे अभी आप मान लेते हैं कोई ऐसा समझ लो कि फुटबॉल मैच होने वाला है। अब फुटबॉल मैच की टीम का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो फुटबॉल मैच के लिए जो भी जर्सी वगैरह रहती है उसको लोग ख़रीदते हैं, लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म, अब नहीं बिकेगा। आपको लगा खूब बिक रहा है और मंगाओ, लेकिन अगर आपने बिना ट्रेंड के मंगा लिया, बिना डिमांड के मंगा लिया, और आपको ये नहीं पता कि डिमांड कब कम ज़्यादा होगी, तो फिर आप बहुत सारी इन्वेंट्री पाइल अप करके बैठे होंगे, मतलब आप ओवर स्टॉक करके बैठे होंगे। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है, राइट। चलिए स्टोर ऑपरेशंस के लिए अगला एरिया है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये फिफ्थ मेजर एरिया है स्टोर ऑपरेशंस का।
हम यहाँ पर प्रेमिसेस को मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, अपने जितने भी प्रमोशंस होंगे, इवेंट्स होंगे, उनको मैनेज किया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, एंड जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भाई जैसे CRM POS वगैरह है, बार कोडिंग और भी इस तरह के एनालिटिकल टूल्स वगैरह भी हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका जो डायरेक्ट राइट रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है। तो बहुत ही सेफ़ तरीके से हम लोगों को यहाँ पर फंक्शन करने होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा का पूरा जो स्टोर है वो बहुत ही तगड़ा लॉस लीड कर सकता है, सॉरी बहुत ही तगड़ा लॉस लेकर आ सकता है ना। दिस कुड लीड टू अ बिग लॉस। द नेक्स्ट इज स्टोर मैनेजमेंट. Store management is the store manager is responsible for keeping daily operation functioning smoothly. देख जैसे हमारे को अगर अपने स्टोर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, स्टोर के फंक्शंस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन जो स्टोर मैनेजर है ना, ये डेली के जितने भी फंक्शंस हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। चैलेंजिंग टास्क क्योंकि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है ना, कस्टमर कभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, सेल कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है, इसके हिसाब से इनको भी एक्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना पड़ता है इन्हें, राइट। सो द मैनेजर रिपोर्ट्स टू रीजनल और कॉर्पोरेट मैनेजर्स और एन ओनर एंड मे हैव टू फॉलो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज और डायरेक्टिव्स फ्रॉम देम, बट विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द स्टोर मैनेजर इज़ द बॉस and is often responsible for all aspects of its performance including the finance. कि भैया दुकान चल क्यों नहीं रही है, किससे पूछा जाएगा? स्टोर मैनेजर से, ठीक है। पैसा क्यों नहीं आ रहा? स्टोर मैनेजर। माल क्यों नहीं बिक रहा? स्टोर मैनेजर, ठीक। कोई एम्प्लॉय गड़बड़ कर दे, स्टोर मैनेजर। तो कुल मिला के रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टोर का, स्टोर मैनेजर, है ना। ये डे टू डे फंक्शंस को देखेगा और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये हमने जान लिया कि भैया एक कमेंट करने के लिए हमसे बोला गया था, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। स्टोर ऑपरेशंस एक बढ़िया ओवरव्यू प्रोवाइड कराते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके कुछ फंक्शंस और कंसर्न बताओ रिटेल ऑपरेशंस में, ठीक। चलिए, तो हमने बता दिया भाई मॉडर्न रिटेल के हिसाब से। अगला है सवाल संख्या 2। हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट यूज्ड इन रिटेलिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो भैया हमसे पूछा गया है कि पहले ये बताओ लॉजिस्टिक क्या होता है, इस है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कहाँ किया जाता है और इसके एग्जांपल बताओ। तो देख लो ध्यान से, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंटीग्रेटेड फ्लो को मैनेज किया जाता है, चाहे हम सामान खरीद रहे हों, मतलब सामान खरीदने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेशन और कस्टमर तक भेजने तक का जितना भी प्रोसेस है वो सब लॉजिस्टिक आएगा उसके अंदर। मतलब आप ऐसा समझो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लॉजिस्टिक्स का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? लॉजिस्टिक्स का। अब यहाँ पर सामान खरीदा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बहुत सारे रिटेल स्टोर में, और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचेगा? कस्टमर के पास। लॉजिस्टिक के कुछ कंपोनेंट हैं। द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कैन इन्वॉल्व सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस फंक्शंस। पहला है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, कि भैया क्या आया है अपने पास, क्या आया है। आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, क्या लेकर जाना है। फ्लीट मैनेजमेंट, क्या क्या कब कब जाएगा, कौन से स्लॉट में क्या सामान किसके पास जाएगा। देखो, अगर आप लॉजिस्टिक्स देख रहे हो तो भाई आपको बहुत सारा सामान भेजना पड़ेगा, और ऐसा है नहीं कि सबका शेप साइज़ और फेरिशेबिलिटी सेम है, नहीं, है ना। सब अलग अलग हैं, क्वालिटी वाइज, साइज़ वाइज, फंक्शन वाइज। तो आपको क्या करना है? फ्लीट बना के भेजनी है इनकी, मतलब सेक्शन वाइज करके भेजना है इन्हें। फ्लीट मैनेजमेंट देखना आपको। वेयर हाउसिंग कैसे करके रखोगे? वेयर हाउसिंग इज़ नॉट दैट ईजी। मैंने आपको जैसे बताया कि सभी के सभी प्रोडक्ट जो हैं, कोई फेरिशेबल होगा, कोई नॉन फेरिशेबल होगा, कोई जल्दी ख़राब, कोई किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, किसी की डिमांड बहुत कम होगी। तो आपको इन सभी के हिसाब से आपको वेयर हाउस भी मैनेज करना पड़ेगा, जो कि एक और भी कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो अगला मटेरियल हैंडलिंग, आप ये सारा का सारा मटेरियल हैंडल कैसे करोगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि कब कितना अपने पास रखना है, कब कितना आगे भेजना है। डिमांड प्लानिंग,
कितनी डिमांड कहाँ से आएगी तो हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा ना लॉजिस्टिक कंपोनेंट्स को, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट्स को। तो लॉजिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ इंटीग्रेटेड फ्लो फ्रॉम बाइंग द मर्चेंडाइज ओके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द रिटेल स्टोर्स, और फाइनली किसके पास पहुंचेगा? कंज्यूमर के पास। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, राइट, मर्चेंडाइज फ्लो को, है ना। चलिए, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिलीवर अ गुड फ्रॉम योर वेयर हाउस टू अ डीलर, then you need to adjust the inventory that you have in your warehouse. Similarly, you need to have entries that the good have left from your warehouse and reached to the dealer. In between, you also need to ensure that goods are handled in appropriate manner, और वो जहाँ पे पहुँचने थे वहाँ पर पहुँच गए हैं। कुल मिला के कह रहे हैं आपके पास कुछ सामान था, आपको किसी को देना था, आपने उसको दे दिया, तो भाई आपके पास पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्या सामान आपके पास था, कितने दिन कितनी तारीख को आपने उसे डिस्पैच किया, किस मेथड से भेजा, और कब तक पहुंचने वाले के पास पहुंच जाएगा, राइट, और किस कंडीशंस में आपने भेजा है, क्या आपने अप्रोप्रिएट तरीके से उसे हैंडल किया था, भेजते समय सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। ये सारी की सारी बातें लॉजिस्टिक्स के अंदर आएंगी, राइट, क्लियर। If there are any return from the dealer, then they have to account it too. अगर उसने सामान वापस कर दिया तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो इसको अलग से मैनेज करना है। So these are some of the components of logistics. Are you guys getting? क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2 का पार्ट 2 हमसे पूछा गया राइट एम्बियंस, इसका मीनिंग बताना है और इसके कुछ एग्जांपल देने हैं। राइट एम्बियंस मतलब क्या है ना, आपको एक ऐसा लाइक स्टोर के अंदर इस तरह का एजाइल आपको दिखाना है। एम्बियंस यानी कि आप ऐसा समझें कि स्टोर दिख कैसा रहा है, फील कैसा हो रहा है लोगों को। सो जब हम राइट एम्बियंस की बात करते हैं, यहाँ पे पर्पस होता है हमारे पास जितने भी असेट्स हैं ना, उनको इस तरह से यूज़ किया जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे वो राइट टाइप ऑफ एम्बियंस बना सकें हमारे रिटेल स्टोर के अंदर। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं कस्टमर को कैटर करने के लिए, टेबल, कुर्सियाँ, लाइटनिंग, है ना, हमारा स्टोर डिज़ाइन, क्लियर, स्टोर के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं, टेम्परेचर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर हमने इन सभी असेट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया तो हम राइट एम्बियंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, राइट एम्बियंस क्रिएट करना है ना, तो हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन सभी असेट्स को यूज़ करना है। अब ये कौन कौन से असेट्स हैं एक एक करके बात करेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए नाउ, अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो एक हाई क्लास स्टोर होता है और एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर होता है, दोनों दिखने में अलग होते हैं, दोनों में जाने के बाद एक्सपीरियंस आपको अलग आएगा। आप BMW के शोरूम जाएंगे और मारुति सुजुकी के शोरूम जाएंगे, मेरी बार बार ज़बान पे चल रही है, तो दोनों के शोरूम में आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक शोरूम में आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपको लगेगा यार वाओ, इस तरह से बनाया गया है, वो एम्बियंस इस तरह का है। दूसरे शोरूम में आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा, लेकिन अब क्यों इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली एलोकेशन ऑफ असेट्स। सो ऐसे असेट्स जो इनको जिनकी ग्रुपिंग करके हम लोग राइट एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका कुछ एग्जांपल है। हमारी स्टोर के अंदर जो टाइल्स हैं या वुडन फ्लोरिंग्स हैं किस तरह हो रखी हैं, बहुत सारे टाइप के फिक्सचर्स हमारे पास होंगे। वाटरफॉल, बिग ब्राउज़र्स, ब्राउज़र मतलब जिसके अंदर सामान रखकर हम लोग लोगों को डिस्प्ले कराते हैं। 4-वे ब्राउज़र, चारों तरफ से लटकाने वाला सामान, मतलब अप्रैल वाले स्टोर में आप लोगों ने देखा होगा, चार तरफ से सामान लटका देते हैं, आप इधर से भी जाओ आपको कुछ ना कुछ टंगा हुआ दिखेगा। विंडो एसीज, डिस्प्ले टेबल, रैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉल यूनिट लाइक टीवी स्क्रीन्स, ट्रॉली, बास्केट, स्मॉल डिस्प्ले यूनिट एंड फिक्सचर्स, चेयर, सोफ़ा, डेकोरेटिव आइटम, फ़ोटो फ्रेम, पोस्टर, ऐसे बहुत सारे तरीके का अगड़म बगड़म, ठीक है। चलिए, तो ये अगड़म बगड़म मतलब
हमारे स्टोर के असेट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ था तो मैंने इस तरह से शब्द यूज़ कर लिया, आपको वहाँ जाके नहीं लिख देना है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, असेट्स हैं स्टोर के अंदर। इन सभी असेट्स को हमें इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या करें, हेल्प करें राइट टाइप ऑफ एम्बियंस को क्रिएट करने में। ओके, चलिए, राइट टाइप ऑफ एम्बियंस का मतलब क्या होता है, जब वो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा कंपैटिबल बना दे परचेज करने के लिए, कस्टमर का सुखद एक्सपीरियंस आपके स्टोर में रहने पर हो। ओके, उसको अच्छा महसूस होना चाहिए, वेदर ही वॉन्ट्स टू बाय और नॉट, दैट डजेंट मैटर, मैटर तो करेगा वैसे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एम्बियंस का ख्याल रखेंगे तो बस कस्टमर को अच्छा फील होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आपका स्टोर का एम्बियंस गजब रहेगा ना तो कस्टमर ज़्यादा देर तक रुकेगा, और जब कोई ज़्यादा देर तक स्टोर में रुकता है ना तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के। इसीलिए कस्टमर्स को ज़्यादा देर तक स्टोर में रोक कर रखने के सभी टेक्निक्स को अपनाया करें। आगे बढ़ते हैं। नाउ सप्लाई चेन, सर अभी तो पढ़ा लॉजिस्टिक्स। गाइस, yes, there is a little difference between the supply chain and logistics. Supply chain management refers to the large network outside the organization. अभी हमने क्या बात करी, जो लॉजिस्टिक्स था वो हमारे लाइक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं, बाहर आउटसाइड नहीं होता, होता है, बट मैक्सिमम टाइप जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो एक इंटेंडेड होते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के लिए कराए जा रहे हैं। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द लार्ज नेटवर्क ऑफ आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क टुगेदर, जिससे हम इकट्ठा तरीके से, बेहतर तरीके से कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा दें। कहाँ से होते हुए आएगा, वेंडर से, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर से, कॉल सेंटर्स, वेयर हाउस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स। ये सारे के सारे लोग सप्लाई चेन के अंदर जुड़ेंगे। देखो, सप्लाई चेन क्या है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, उसका जो सब पार्ट है ना वो है लॉजिस्टिक, है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक, लेकिन जब हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे सप्लाई चेन की। ये छोटा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शब्द याद रखो, लॉजिस्टिक के साथ चिपका दो इसे, है ना। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, सप्लाई चेन के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? यस एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग मी? यस सर। दैट्स ऑसम। आगे बढ़ते हैं। कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं। अच्छा, सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट के क्रिएशन और सेल के बीच आते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, सबको इकट्ठा लेकर तब चलता है सप्लाई चेन। Supply chain encompasses everything from delivery of the source material from the supplier to manufacturer through to its eventual delivery to the end user. मतलब रॉ मटेरियल भी पहुंचाएगा और फिनिश्ड गुड्स भी कस्टमर तक पहुंचाए जाएंगे। फंडामेंटल स्टेप क्या होंगे सप्लाई चेन के? पहला होगा सोर्सिंग रॉ मटेरियल, दूसरा होगा इन सभी रॉ मटेरियल को बेसिक पार्ट्स में रिफाइन कर देना, इन सभी बेसिक पार्ट्स को यूज़ करना जिससे हम एक फुल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। इसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट, यानी कि लोगों से ऑर्डर लिए जाएंगे, ठीक है, मतलब सेल करी जाएगी, और फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट और रिटर्न सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी कस्टमर्स को। एग्जांपल सप्लाई चेन का क्या होगा? इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फार्मिंग, रिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। चिप्स का एग्जांपल ले लो, आलू की फार्मिंग होगी, उसमें से आलू छांटे जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग का मतलब है किस तरह से हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू इस आलू के चिप्स बनाएंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। सो these are the example, this is the example of supply chain activities, right? Now explain the term depreciation on assets and the method of calculating depreciation with example.
डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू द लाइक अकाउंटिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस, हम डेप्रिसिएशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, एक वैधानिक तरीका है जिसके अंदर दैट इज़ मेड अंडर द इनकम टैक्स रूल, और ये सभी के सभी अकाउंटेंट द्वारा पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे प्रॉपर अकाउंट बुक्स को मेंटेन किया जाए और उनके जितने भी असेट्स हैं उनके डेप्रिसिएशन को शो किया जाए कि कितनी वैल्यू उसकी घटी, है ना? क्लियर? दो तरीके की बातें होती हैं, डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट. डेप्रिशिएट मतलब कम होना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना. वो तो एप्रिशिएट का तो मतलब पता ही है. खैर, मैं क्या ही बता रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं. अब तरीक़ों के बारे में बात कर लेते हैं. हमने टर्म तो समझा दिया, ठीक. तरीका क्या है? पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडर दिस मेथड, जैसे कोई स्टैट्यूटरी डिसाइडेड होगा पहले से कि सरकार ने बोला है कि 5% 4%, है ना, तो वो हर साल उस असेट से क्या हो जाएगा? डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना, और इस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाएगी. इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला देखो. फार्मूला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, ये भी स्टैट्यूटरली डिसाइडेड होगा कि, लेकिन हाँ, ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट होगा. ओके, साल के शुरुआत में बता दिया जाएगा इसमें से कितना पैसा घटाया जाएगा आने वाले टाइम में. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कैलकुलेटेड एंड सेड वैल्यू इज फर्दर डिडक्टेड फ्रॉम WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट at the beginning of every year, so as to arrive at written down value method of assets at the end of the year. By logic it will be W, यानी कि written down value of asset at the beginning of next year. तो एक शुरुआत से शुरुआत में चलता है, मतलब एक साल की शुरुआत से अगले साल की शुरुआत तक. तो अगले साल की शुरुआत से मतलब एंड है इस साल का. तो इसमें कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है कि एक साल की शुरुआत में कैलकुलेट किया जाता है. थोड़ा सा बस आपको रिटर्न डाउन मैथड के साथ बस ये बात समझ लीजिए. इसको कैलकुलेट करने के लिए जितने भी असेट्स होंगे आपके, उनकी सारी कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू, यानी कि जो उनका आकलन मूल्य है, उसको घटा देंगे. इसको फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से जो भी परसेंटेज में होगा, 5%, 3%, 10%, उसको इंटू कर देंगे और आपके पास बढ़िया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आ जाएगा. ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? पर ईयर क्या होगा? चेंज होगा. तो ये आपको देखना है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड. देखो क्या होता है. हाँ, फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे इसमें. फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग और फाइनेंशियल ईयर का एंड. वरुण, यस 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 यस. शिवम, यू आर राइट. और उसके बाद 90,000 में से 10% डिडक्ट किया जाएगा. अगर अगले साल भी सेम WD रिटर्न डाउन वैल्यू जो है 10% से रिड्यूस की गई, तो अगले साल 90% में से घटाया जाएगा, है ना. और फिर कुछ ऐसा आ जाएगा 81,000 और समथिंग लाइक दैट. ओके, चलिए आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड्स की. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ होता है कि किसी सामान को बनाने में कितना समय लगा है ना. अब देखो क्या होता है कि जब नया नया मशीन होता है, नया नया सॉफ्टवेयर होता है, नया नया आदमी होता है, ज़्यादा काम करता है, प्लस समय होने के बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, डेप्रिशिएट हो जाता है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितने यूनिट और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा उसके हिसाब से लाइफ कितनी है, इनटू कॉस्ट माइनस सैलरीज वैल्यू. बस हो गया खत्म. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड. ओके, चलिए. इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड और टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एसेट.
एक पर्टिकुलर एसेट को मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ के दौरान उससे कितना काम निकलवा लिया जाएगा। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मकान है आपके पास, उससे आप किराया ले रहे हो, है ना? तो ऐसा तो नहीं जीवन भर किराया लेते रहोगे, जीवन भर किराया ले लोगे क्या एक मकान से? अहाद नहीं लोगे ना यार। मतलब मुश्किल से मुश्किल 30-40, बहुत ज़्यादा एकदम मार्बल ही मार्बल से बनाया है तो 50-100 साल तक ले लोगे किराया, लेकिन हमेशा नहीं ले सकते। तो डिवाइड करना पड़ेगा उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन मेथड आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने टाइम में हमारा जो एसेट है वो ख़त्म होने वाला है। चलिए नाउ सवाल संख्या 4 आपसे पूछा गया है कि EAS क्या होता है। EAS यस, मेरा नाम दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा, किशन कनौजिया। देखो सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस, हमें इसको समझाना है और इसके फिर बढ़िया तरीके भी हमें बताने हैं, यानी कि कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है EAS से। देखो EAS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस। पहले क्या होता था, निगरानी रखने के लिए आपने वो कौन सी मूवी देखी होगी, आपने शोले तो देखी ही होगी। तो जब शोले में गब्बर की जो सेना होती थी, उसको लगता था या कोई आ रहा है तो एकदम ऊंचे टावर पे चढ़ के देखते थे ना दूर से, दूरबीन से कौन कौन आ रहा है। अब ऐसा नहीं होता, अब स्टोर में आपको इस तरह से निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस का यूज़ करके लोगों पर नज़र रख सकते हैं इवन व्हेन यू आर नॉट देयर। और हाँ, इससे होगा क्या अभी बताएंगे। इससे फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला देखो, ये एक टेक्नोलॉजिकल मेथड है जिससे हम चोरी बचा सकते हैं। हमारे रिटेल स्टोर में चोरियाँ होती ना, या फिर बिना बिल के बिलिंग कराए, चलो चोरी नहीं बोलते, माफ़ी चाहता हूँ चोरी शब्द बोलने के लिए। हाँ, चोरी नहीं होती, लोग बिना बिल कराए सामान ले जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी गलती से चला जाता है। तो इससे बचने के लिए, अब आप इसको जो भी समझें, ठीक, इससे बचने के लिए हम लोग EAS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि रिटेल स्टोर में ना बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन लगा दिया जाता है। जैसे क्लोज सर्किट टेलीविज़न, यानी CCTV लगा दिया जाता है, जिसमें क्या है, कैमराज हैं और ये कैमराज एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़े होंगे जहाँ पे स्टोरेज हो रही होगी इन सभी विजुअल्स की और ऑडियो की। ओके, तो एक कंट्रोल रूम में वहाँ से देखा जाएगा। टैग एंड अलार्म सिस्टम, ये दूसरा एक एग्जांपल है EAS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस का। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई कोई दुकानदार क्या करते हैं, अपने दुकान में लगे हुए मोबाइल फ़ोन को आपको चलाने देते हैं, है ना? वो डमी पीसेस लगे रहते हैं कि सर आप यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगे तब लेना। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे नहीं रखते नॉर्मल मोबाइल रख के ना, उसके पीछे टैग लगा रहता है, RFID टैग, या फिर अलार्म एंड टैग सिस्टम लगा रहता है। तो बेसिकली वो भी क्या है, EAS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिकली सर्विलांस निगरानी रख सकते हैं। किस पे, अपने सभी सामानों पे, जिससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। फ़ायदे के 5 नंबर है, आगे बात करेंगे, डोंट वरी। तो देखो भाई, 3 तरीके के अपने पास होंगे, है ना? EAS पहला है लेबल टैग, EAS टैग, है ना? ये हार्ड टैग होता है, बेसिकली इसको अटैच कर दिया जाता है, नहीं अटैच ठीक है। लेबल है तो चिपकाया जाएगा, सॉरी। EAS टैग एक तरीके का लेबल है, एडहेसिव का लगा हुआ है। तो एक सॉफ्ट, 2 तरीके के टैग आते हैं यार, हार्ड टैग, सॉफ्ट टैग। हार्ड टैग के अंदर क्या होता है, कार्ड नुमा चीज़ होती है जिसके अंदर चिप वगैरह लगी रहती है। चिप से आप समझ रहे हैं ना, वो जो 2000 के नोट में नहीं है। खैर, तो ये जो चिपसेट है, ये किसी हार्ड कार्ड वगैरह में लगा रहता है, उसको अटैच कर देते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, तो जिससे जब वो बाहर जा रहा होता है स्टोर से तो पता चल जाता है उसको, सर्विलांस का उसको हम लोग निगरानी कर लेते हैं कि यार देखो ये बिना बिल के जा रहा है। एंट्री एग्जिट से जब वो निकलेगा ना, तो गेट हमारा लेज़र स्कैन करेगा, उसको पता चल जाएगा इसमें ऐसा कोई आइटम है जो बिल नहीं हुआ, तो वो पता लगा लेगा, क्योंकि उसमें टैग जो है उसके साथ जा रहा है, टैग जाना नहीं चाहिए। तो 2 तरीके के टैग होते हैं, एक तो डिटैचेबल और एक होते हैं
डीएक्टिवेटिंग। तो जो कागज़ वाले टैग होते हैं उनको तो उनकी टेप छुड़ा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना, तो उनको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। इस कोड नंबर का प्रोडक्ट बिक गया है, ले जाओ जी। लेकिन जो डिटैचेबल होते हैं, हार्ड टैग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस करने के लिए आरएफआईडी जैसा कुछ सिस्टम लगा रखा होता है हमने उसके अंदर, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसा, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता है कार्ड और या इस तरीके के कुछ चिपसेट वगैरह, तो उसको फिर हमें वहाँ से डिटैच करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप लोग मोबाइल चला ही रहे थे एप्पल स्टोर में जाके, क्योंकि वैसे तो बहुत महंगा है तो कभी कभी जाके चला लेना चाहिए, तो जब आप चला रहे होते हैं और आपका टैग जो है उसमें वहाँ से हट जाता है, तो उसमें से सायरन बजने लग जाता है। अब जब तक वो व्यक्ति आएगा नहीं और अलार्म को क्या नहीं करेगा, डीएक्टिवेट, तब तक अलार्म जो है बजता रहेगा। ये क्या है, ईएस, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस, बिना बताए उसके पीछे भी निगरानी हो रही है। तो चलिए अब इनके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फ़ायदा है, एक तो आपके स्टोर की इन्वेंट्रीज को बचाता है, जिससे श्रिंकेज कम हो आपके स्टोर में। श्रिंकेज का मतलब है आपकी दुकान का सामान कम चोरी हो, सॉरी चोरी नहीं, फिर से क्या बोलना चाहिए, कि लोग बिना बिल कराए सामान ना ले जाएं। दूसरा, जो शॉप लिफ्टर हैं उनकी जो मंशा है उसको थोड़ा डटर कर सके कि नहीं भाई यहाँ पे तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ कुछ काम नहीं बनेगा अपना, चलो कहीं और चलते हैं। अलाउ योर प्रोडक्ट टू बी फुल्ली प्रेजेंटेड टू द कस्टमर। देखो, अगर आपको डर नहीं रहेगा ना कि आपका सामान कुछ इधर उधर होगा, बिना बिल के बाहर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके कस्टमर को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। जब आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो कस्टमर जो है ईजिली एग्जामिन कर पाएंगे और ट्राई कर पाएंगे, जिससे उनके सेल करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, जो स्टाफ है ना वो क्वालिटी टाइम प्रोवाइड कर पाएगा कस्टमर को सर्विस देने में, उसको बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी कोई सामान बिना बिल कराए बाहर चला जाएगा, राइट। तो आपका स्टाफ जो है वो कंसंट्रेट कर पाएगा कस्टमर्स को वैल्यू देने में, ना कि बस ध्यान देता रहे कि कौन सा सामान किसने उठाया है, तो फिर समझ रहे हो, टाइम बचेगा। आपके शॉप की जो प्रोफाइल है, इमेज है, वो बढ़ जाती है ईएएस सिस्टम से कि देखो यार वहाँ पे तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है, कुछ गड़बड़ होगी तो वहाँ पे है सब कुछ, हमारे साथ कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं होगी। तो आपकी सिक्योरिटी के साथ कस्टमर भी सिक्योर फील करते हैं। देखो, है ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपरेल वाले सेक्शन के अंदर ना आपको क्या करना होता है, फैशन अपरेल सेक्शन में जो ट्रायल रूम वगैरह होता है वहाँ के बाहर आपको कैमराज वगैरह नहीं लगाने होते। आप लोग नोटिस करते हैं कि कभी कभी अगर आपको कोई वॉच कर रहा हो, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, सामने देख रहे हो 4 कैमरे लगे हुए हैं, अब अजीब लगेगा कि यार नहीं, इतना ज़्यादा भी वॉच करना नहीं चाहिए। सो विद द प्रोटेक्शन ऑफ ईएस, मर्चेंडाइज को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं सिक्योरिटी टैग से, है ना, नॉट आइज़ और कैमराज, जिसमें नज़रों का कोई खेल नहीं रहता। तो इससे भी हमारा फ़ायदा है कि लोगों को ना पता लगे कि उनको देखा भी जा रहा है, लेकिन उनको देखा भी जा रहा हो। सो ये रहे कुछ फ़ायदे और इनके कुछ काम। सो गाइज़, दैट इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे आज की शाम वाली क्लास में, या फिर अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, देखो ये सवाल हमने पहले कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी रिटेलर का, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, सेल करना, इस तरह के और भी बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर ऐप में अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, क्लास से जस्ट पहले ही, तो आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी सवाल जो आपको नहीं समझ में आ रहा, शाम वाली क्लास में आप पूछ लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप रुक कर मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, आई एम किशन कनौजिया साइनिंग ऑफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी हियर। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है और आप लोग हमारी क्रैश कोर्स में नहीं है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 828-777-78188 पर, यानी कि 828-4 7 188। राइट, बाय बाय गाइस, सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।